गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस स्टार्ट किए थे और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का डेफिनेशन, यूनिट, डायमेंशन और रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इतने छोटे छोटे हम लोग पढ़ लिए थे। उसके बाद अगली हेडिंग लिखिए, रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड करंट डेंसिटी। रिलेशन बिटवीन सिग्मा स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड करंट डेंसिटी जे, इनके बीच रिलेशन क्या होता है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। जैसे कई क्वेश्चन आप कंपटीशन में देखेंगे कि जिसमें आपको एक सिलेंडर दे दिया, वेरिएबल रेडियस का सिलेंडर दे दिया और कह दिया गया कि उसका आप रेजिस्टिविटी निकालिए या रेजिस्टेंस निकालिए। तो ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में इन रिलेशन का काफ़ी यूज़ होता है। तो ये सिंपल रिलेशन भी निकालने के लिए आता है, इन पर सिंपल न्यूमेरिकल भी आते हैं। और मैंने कहा कि यदि आपको कोई वेरिएबल सिलेंडर दे दिया जाए, जैसे इस तरह का सिलेंडर दे दिया जाए और कहा जाए इस सिलेंडर का रेजिस्टेंस बताइए, या इस तरह का ही सिलेंडर दे दिया जाए और कहा जाए इसका रेजिस्टेंस बताइए, या हॉलो सिलेंडर दे दिया जाए, कहा जाए रेजिस्टेंस बताइए, तो इस मेथड इस रिलेशन के हेल्प से इस तरह के अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी सुविधा मिल जाती है और अच्छे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। इसलिए ये रिलेशन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनके बीच रिलेशन आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। एक छोटा सा तरीका हम बता दे रहे हैं आपको। जैसे आप जानते हो करंट डेंसिटी इज इक्वल टू, जैसे आपको हमने बताया था आई जे इज इक्वल टू आई बाई ए, और आई का फार्मूला होता था एन ए वी डी अपॉन ए। तो ए से कैंसिल हो गया, ये हो गया एन ई वी डी, ये आपको हम पहले बता चुके हैं। तो जे का फार्मूला आप जानते हो एन ई वी डी। अब वी डी की वैल्यू रख दीजिए, तो एन ई टाउ अपॉन एम। आपको हमने बताया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला ई टाउ अपॉन एम होता है। अब यदि इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यानी ई स्क्वायर ई टाउ अपॉन एम। ये तो करंट डेंसिटी का फार्मूला हो गया। अब हमको रिलेशन निकालना है करंट डेंसिटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस में। तो करंट डेंसिटी का फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से मैंने फार्मूला लिख लिया। अब हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस का फार्मूला लिखते हैं, and also we know that स्पेसिफिक कंडक्टेंस का करंट फार्मूला फ्री इलेक्ट्रॉन थियरी से, जैसे आप जानते हैं कि R का फार्मूला हमने बताया था एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। तो ए को इधर कर दीजिए, एल को इधर कर दीजिए। तो जब ए को इधर करेंगे तो ये हो जाएगा आर ए, और एल को इधर करेंगे तो आर ए अपॉन एल, और ये फार्मूला है रो का। तो जब रो का फार्मूला ये है तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस बताया था मैंने कल कि रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को कहते हैं। तो रेजिस्टिविटी का उल्टा कर दीजिए तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का फार्मूला निकल जाएगा, यानी यानी स्क्वायर टाउ अपॉन एम। तो यहाँ से सिग्मा का फार्मूला लिख सकते हो, यानी स्क्वायर टाउ अपॉन एम। ये दो इक्वेशन हो गए। अब आप क्या करिए, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को डिवाइड कर लीजिए। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को डिवाइड कर लीजिए। तो इधर होगा जे अपॉन सिग्मा, और इधर आपका हो गया एन ई स्क्वायर ई टाउ अपॉन एम, और जब डिवाइड करोगे तो ऊपर चला जाएगा। तो एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो यानी स्क्वायर टाउ से यानी स्क्वायर टाउ कैंसिल हो गया, एम से एम कैंसिल हो गया। ये हो गया जे अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू ई, या जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। करंट डेंसिटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बीच ये रिक्वायर्ड रिलेशन हो गया। अब आप जानते हो स्पेसिफिक कंडक्टेंस रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को कहते हैं। यदि ये वैल्यू रख दिया जाए तो J इज इक्वल टू हो जाएगा E बाई रो। दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड रेजिस्टिविटी। तो ये यदि आपको आता है कि करंट डेंसिटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बीच रिलेशन लिखिए,
तो आप ये रिलेशन लिख दें। और यदि आपसे कहा जाता है कि करंट डेंसिटी और रेजिस्टिविटी के बीच रिलेशन लिखिए तो ये रिलेशन हो जाता है। और मैंने अभी बताया कि ये डेरिवेशन के लिए भी आ सकता है, इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं। और उसके बाद मैंने कहा कि कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने में इन फार्मूलाज का काफ़ी योगदान होता है, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण रिलेशन है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस, यानी किसी मटेरियल के रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, इसी का डिस्कशन हम लोग इस हेडिंग में करेंगे। जैसे कि आप जानते हो कि मटेरियल हम जो डेली लाइफ में अपने यूज करते हैं वो लगभग 4 तरह के यूज करते हैं। वैसे मटेरियल का क्लासिफिकेशन जब पूछा जाता है कि मटेरियल्स कितने टाइप के होते हैं, तब आप 3 तरह का बताते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। ठीक, तो वो अलग बात है। हम जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं ऐसे मटेरियल जिनमें रेजिस्टेंस हो, जैसे मेटल, एलॉय और सेमीकंडक्टर, ऐसे मटेरियल जिनमें रेजिस्टेंस हो, हम उनके बारे में इस हेडिंग में चर्चा करेंगे। और उसमें 3 आते हैं, एक मेटल, एक एलॉय और एक सेमीकंडक्टर। 3 मटेरियल यानी मेटल, एलॉय और सेमीकंडक्टर। तो इन्हीं तीनों मटेरियल की रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, इसी की स्टडी हम लोग इस हेडिंग में करेंगे, इसी की चर्चा इस हेडिंग में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करें कि टेम्परेचर का इफेक्ट मेटल्स के रेजिस्टेंस पर क्या होता है। जितने भी मेटल्स हैं उनके रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का असर क्या होता है, इसकी स्टडी सबसे पहले करेंगे। तो इसमें ये हेडिंग लिख लीजिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल्स, यानी मेटल के रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो एक्सपेरिमेंटली और थियोरेटिकल डेरिवेशन दोनों से ये पाया गया है कि ड्यू टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ मेटल्स द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल्स इंक्रीजेस एंड ड्यू टू डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ मेटल्स द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल्स डिक्रीजेस। यानी किसी भी मेटल का जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर कम करोगे तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। ऐसा प्रैक्टिकली भी देखा गया है और थियोरेटिकल कैलकुलेशन से भी देखा गया है। ठीक है, तो जितने भी मेटल्स हैं उनका टेम्परेचर बढ़ाओगे आप तो उनका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और उनका टेम्परेचर कम करोगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, ऐसा पाया गया है। अब इसका कारण क्या है, तो यहाँ पर तो आप लिख लीजिएगा कि ड्यू टू इंक्रीज द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल्स इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। अब इसका कारण क्या है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है, इसका कॉज क्या है, ऐसा होता क्यों है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटल्स के रेजिस्टेंस बढ़ते हैं और टेम्परेचर घटाने पर मेटल्स के रेजिस्टेंस घटते हैं, मेटल का रेजिस्टेंस घटता है। इसका कारण पूछा जाए तो आप फ्री इलेक्ट्रॉन थियरी से इसका कारण आसानी से बता सकते हो। जैसे आप जानते हो कि किसी भी मेटल का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मेटल के भीतर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो जब किसी मेटल का हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मेटल के भीतर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बढ़ती है। और ये भी आपको फार्मूला बताया है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी
इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टाउ, यानी यदि लैम्डा हटा दिया जाए तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और जब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की बढ़ेगी तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, और रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो आप रेजिस्टेंस का फार्मूला पढ़े हो ml अपॉन एन स्क्वायर ए टाउ, यानी रेजिस्टेंस और रिलैक्सेशन टाइम के बीच यदि रिलेशन देखा जाए तो ये रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है। और जब रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। एक बार फिर सुन लीजिए, यदि आपसे पूछा जाए कि किसी मेटल का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्यों बढ़ता है, तो सीधा सीधा उसका फ्री इलेक्ट्रॉन थियरी से आंसर दे दीजिए कि जब किसी मेटल का हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मेटल के भीतर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी आरएमएस वेलोसिटी बढ़ती है, और आरएमएस वेलोसिटी बढ़ने के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन्स का रिलैक्सेशन टाइम कम होता है, और रिलैक्सेशन टाइम कम होने के कारण मेटल का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो इस तरह से जितने भी मेटल हैं उनका टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है और टेम्परेचर घटाने पर रेजिस्टेंस घटता है। और ऐसा क्यों होता है इसका भी जवाब आपको दे दिया गया। अब इसमें एक न्यूमेरिकल पार्ट भी आता है। जैसे कोई मेटल है, जब आप जान गए कि टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटल का रेजिस्टेंस बढ़ता है तो इसका मतलब कि किसी भी मेटल का रेजिस्टेंस आपसे किसी टेम्परेचर पर, अलग अलग टेम्परेचर पर मेटल का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। जैसे मान लीजिए हमने कापर का पीस लिया तो कापर का रेजिस्टेंस 0 डिग्री पर कुछ और होगा, 10 डिग्री पर कुछ और होगा, 12 डिग्री पर कुछ और होगा, 100 डिग्री पर कुछ और होगा। तो अलग अलग टेम्परेचर पर एक ही मेटल का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। तो मान लीजिए आपको कोई मेटल दे दिया गया और उसको किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रखा गया है और आपसे कहा गया कि उस मेटल का रेजिस्टेंस इतने टेम्परेचर पर बताइए। तो किसी विशेष टेम्परेचर पर किसी मेटल का रेजिस्टेंस कितना होता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, उससे रिलेटेड थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। तो यहाँ हेडिंग लिख लीजिए, डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल एट एनी टेम्परेचर। डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल एट एनी टेम्परेचर, यानी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी मेटल का रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इसको देखिए। मान लीजिए यह एक मेटल है, इसका इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, और 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका जो रेजिस्टेंस है उसको हम R0 से लिख रहे हैं, यानी रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज R0। मान लीजिए हमने एक मेटल लिया और उसका शुरू में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रखा, और 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका रेजिस्टेंस हमने मान लिया R0। अब इस मेटल का टेम्परेचर T डिग्री हमने बढ़ा दिया, यानी इसका फाइनल टेम्परेचर कर दिया T डिग्री सेल्सियस। इनिशियली हमने मेटल का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस लिया था, तो उस समय इसका जो रेजिस्टेंस था उसको हम R0 से लिख रहे हैं। अब हमने इस मेटल का टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, तो जब हम मेटल का टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिए तो अब इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब इसका फाइनल रेजिस्टेंस जो T डिग्री सेल्सियस पर है उसको हम RT मान ले रहे हैं, यानी रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस RT मान ले रहे हैं। तो 0 डिग्री पर रेजिस्टेंस R0 था, और जब हमने इसका टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया तो निश्चित रूप से इसका रेजिस्टेंस बढ़ा होगा। तो एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है, एक्सपेरिमेंटली it is found that due to increase the temperature of a metal at T degree Celsius, the resistance of metal is increased by R0 अल्फा T। ये याद रखिएगा विशेष तौर पर कि किसी मेटल का टेम्परेचर यदि आप T डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हो तो उसका रेजिस्टेंस इतना बढ़ जाएगा, इतना हो नहीं जाएगा, इतना रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो मान लीजिए हमने मेटल लिया था, शुरू में इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था,
तो उस समय इसका रेजिस्टेंस R0 था। जब हमने इसका टेम्परेचर 0 डिग्री से T डिग्री और बढ़ा दिया तो उसका रेजिस्टेंस इतना बढ़ गया। तो 0 डिग्री पर जब मेटल था तो उसमें ऑलरेडी इतना रेजिस्टेंस था, इतना रेजिस्टेंस पहले से था। जब हम मेटल का टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिए तो उसका रेजिस्टेंस इतना बढ़ गया। तो इतना पहले था ही और T डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस इतना बढ़ गया। तो फाइनल रेजिस्टेंस हो कितना गया, यदि ये निकालना है तो यहां लिख लें देयरफॉर द रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस, यानी T डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो पहले R0 था और जब हमने T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस इतना बढ़ गया। तो अब रेजिस्टेंस हो गया R0 प्लस R0 अल्फा T। समझ में आया? जैसे जब मेटल का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था तो उस समय मेटल का रेजिस्टेंस R0 था, यहाँ लिखा था मैंने। अब इसका टेम्परेचर हम T डिग्री बढ़ा दिए तो रेजिस्टेंस इतना बढ़ गया। तो पहले 0 डिग्री पर रेजिस्टेंस R0 था और टेम्परेचर T डिग्री बढ़ाने पर रेजिस्टेंस इतना बढ़ गया। तो पहले R0 था, अब इतना बढ़ गया। तो टोटल हो कितना गया, R0 प्लस R0 अल्फा T। ये यानी इसको आप सॉल्व करें तो R0 1 प्लस अल्फा T, या यदि आप चाहते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर को डेल्टा T से लिखना तो इसको लिख सकते हैं RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ठीक, तो ये जो फार्मूला आपको मिला, इससे किसी भी टेम्परेचर पर किसी भी मेटल का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। जैसे पूछ दिया जाए कि फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर एट 30 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर एट 30 डिग्री सेल्सियस। तो 30 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर का रेजिस्टेंस बताना है तो यहाँ पर T की जगह 30 रख दीजिए। सिल्वर के लिए अल्फा की वैल्यू दी रहेगी और 0 डिग्री पर सिल्वर का रेजिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। तो 30 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर का रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तो किसी भी टेम्परेचर पर किसी भी मेटल का रेजिस्टेंस निकालना हो तो इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक नई चीज़ मिली है अल्फा, तो इसके विषय में थोड़ा जान लें। अल्फा इज कॉल्ड थर्मल रेजिस्टेंस कोफिशिएंट, थर्मल रेजिस्टेंस कोफिशिएंट। अल्फा को थर्मल रेजिस्टेंस कोफिशिएंट कहते हैं। अब थोड़ा सा थर्मल रेजिस्टेंस कोफिशिएंट है क्या, इसका डेफिनेशन क्या है, इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, कम है, प्लस है, माइनस है, तो इसका हम मतलब क्या समझेंगे, इसकी हमारे लिए मीनिंग क्या होगी, इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो आपका फार्मूला आया इसको याद रखिएगा। इससे किसी भी टेम्परेचर पर किसी भी मेटल का रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया जा सकता है। हाँ, ये ध्यान देना, ये फार्मूला सिर्फ मेटल के लिए है और किसी भी एलॉय हो या सेमीकंडक्टर हो उनका रेजिस्टेंस इससे नहीं निकलेगा। ये सिर्फ मेटल के लिए है स्पेशली। ठीक है, तो अब थोड़ा सा थर्मल रेजिस्टेंस कोफिशिएंट एक नई यूनिट हम लोगों के सामने आई है, तो थोड़ी सी इस यूनिट पर, इस क्वांटिटी पर चर्चा कर ली जाए। तो हेडिंग डालो थर्मल रेजिस्टेंस कोफिशिएंट। थर्मल रेजिस्टेंस कोफिशिएंट, इसका डेफिनेशन निकालने के लिए जरा देखिए, पहले फार्मूला देखा जाए। अभी हम लोग पढ़े हैं RT इज इक्वल टू R0 प्लस R0 अल्फा T या डेल्टा T। ठीक, अब यहाँ R0 को इधर कर दीजिए तो ये हो जाएगा RT माइनस R0 इज इक्वल टू R0 अल्फा डेल्टा T। R0 को इधर कर दो तो अल्फा डेल्टा T इज इक्वल टू RT माइनस R0 अपॉन R0, या डेल्टा T को भी उधर कर दो तो RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू डेल्टा T। RT मीन्स फाइनल रेजिस्टेंस, R0 मीन्स इनिशियल रेजिस्टेंस। तो फाइनल रेजिस्टेंस में से इनिशियल रेजिस्टेंस माइनस करोगे तो इसको चेंज इन रेजिस्टेंस कह सकते हो इसको।
ये हो गया चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू चेंज इन टेम्परेचर। ये अल्फा का फार्मूला है। यदि हम डेल्टा टी की जगह 1 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, यदि हम इस फार्मूले में डेल्टा टी की जगह 1 डिग्री सेल्सियस रख दें, तब अल्फा की वैल्यू आती है डेल्टा आर अपॉन आर नॉट। यदि यहाँ पर डेल्टा टी की जगह 1 डिग्री सेल्सियस रख दिया जाए तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा आर अपॉन आर नॉट। और आप जानते हो कि किसी भी क्वांटिटी में चेंज यदि ऊपर रखा है और उसकी इनिशियल बेस वैल्यू नीचे रखा है तो उसी को फ्रैक्शनल चेंज कहते हैं। जैसे मान लीजिए वेलोसिटी में चेंज अपॉन ओरिजिनल वेलोसिटी, इसको कहेंगे फ्रैक्शनल चेंज इन वेलोसिटी। या ऊपर डेल्टा एफ है नीचे एफ है तो इसको पढ़ेंगे फ्रैक्शनल चेंज इन फोर्स। तो उसी तरह से डेल्टा अपॉन आर नॉट, डेल्टा आर अपॉन आर नॉट को हम फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस कह सकते हैं। यानी तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू आ गया डेल्टा आर अपॉन आर नॉट मीन्स फ्रैक्शनल चेंज, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस। अब यहाँ से आप अल्फा का डेफिनेशन दे सकते हैं। तो यहाँ से सीधा सीधा अल्फा का डेफिनेशन मिल गया कि यदि किसी मेटल का टेम्परेचर हम 1 डिग्री सेल्सियस चेंज कर रहे हैं, अब इसमें इंक्रीज या डिक्रीज नहीं बोलना है क्योंकि इंक्रीज करने पर भी वही होगा, डिक्रीज करने पर भी होगा, इसलिए चेंज बोल दीजिए। तो इसका डेफिनेशन दे दीजिए कि यदि किसी मेटल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज किया जाए तो उसके रेजिस्टेंस में जितना फ्रैक्शनल चेंज होगा उसी को थर्मल रेजिस्टेंस कोफिशिएंट कहते हैं। यानी इसको इंग्लिश में भी डेफिनेशन लिख सकते हो कि द थर्मल रेजिस्टेंस कोफिशिएंट ऑफ ए मटेरियल इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस इफ द टेम्परेचर ऑफ मटेरियल इज चेंज बाई 1 डिग्री सेल्सियस। यानी किसी मटेरियल का टेम्परेचर यदि 1 डिग्री सेल्सियस हम चेंज करते हैं तो उसके रेजिस्टेंस में जितना फ्रैक्शनल चेंज होगा उसी को थर्मल रेजिस्टेंस कोफिशिएंट कहते हैं और इसे अल्फा से डिनोट करते हैं। और यदि आपको अल्फा निकालने के लिए कोई न्यूमेरिकल आता है तो आप इस फार्मूले से अल्फा निकाल सकते हैं। ठीक, अब इससे रिलेटेड कुछ छोटी छोटी चीजें देखें। पहली चीज यूनिट ऑफ अल्फा, तो यूनिट ऑफ अल्फा हो जाएगा पर डिग्री सेल्सियस। और दूसरी चीज अल्फा डज नॉट डिपेंड्स अपॉन शेप एंड साइज ऑफ मटेरियल, shape and size of conductor, it is only depends upon nature of material। अल्फा मटेरियल के शेप साइज पर डिपेंड नहीं करती, यह सिर्फ मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करती है। यानी द वैल्यू ऑफ अल्फा इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन मटेरियल एंड इट्स वैल्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल। जैसे कॉपर है तो कॉपर एक मटेरियल है, तो कॉपर के लिए अल्फा की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी। चाहे कॉपर का छोटा वायर लीजिए, चाहे बड़ा वायर लीजिए, चाहे थिन वायर लीजिए, चाहे थिक वायर लीजिए, चाहे बड़ा प्लेट ले लीजिए, यदि वो सब कॉपर के हैं तो उन सब के लिए अल्फा की वैल्यू सेम होगी। अब एल्युमिनियम ले लीजिए, तो एल्युमिनियम एक मटेरियल है, इसके लिए अल्फा फिक्स होगा। अब चाहे एल्युमिनियम का तार पतला हो, चाहे मोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, कोई भी एल्युमिनियम का पीस आपको दे दिया जाए उस सब के लिए अल्फा की वैल्यू सेम होगी। यानी यहाँ लिख लेना है कि द वैल्यू ऑफ अल्फा डज नॉट डिपेंड्स अपॉन शेप एंड साइज, इट इज ओनली डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। फॉर ए गिवन मटेरियल इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल। तीसरी अल्फा में बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। अब पॉजिटिव वैल्यू अल्फा की है, नेगेटिव वैल्यू अल्फा की है, जीरो वैल्यू अल्फा की है, तो इसका मतलब क्या है कि इफ दोज मटेरियल्स which resistance increases with increase the temperature, the value of alpha for those type material is positive। यानी वे मटेरियल जिनका टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है
उनके लिए अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव है। यानी आप यहाँ लिख सकते हो कि द पॉजिटिव साइन ऑफ अल्फ़ा इंडिकेट दैट ड्यू टू इंक्रीज द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल्स इंक्रीजेस। नेगेटिव साइन ऑफ अल्फ़ा indicate that due to increase the temperature the resistance of materials decreases। यानी वे मटेरियल जिनके लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब कि उनका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनका रेजिस्टेंस बढ़ेगा और घटाओगे तो घटेगा। जैसे मेटल्स, वे मटेरियल जिनके लिए अल्फा की वैल्यू नेगेटिव है, उनका टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होता है और टेम्परेचर कम करने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। जैसे सेमीकंडक्टर, जितने भी सेमीकंडक्टर हैं उनका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, और जितने मेटल हैं उनका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो जिनका भी टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर घटाने पर घटता है, उनके लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ऐसे मटेरियल जिनका टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटेगा और टेम्परेचर कम करने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, उन मटेरियल्स के लिए अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है। जैसे सेमीकंडक्टर, वे मटेरियल जिनकी रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का कोई असर नहीं है, उनके लिए अल्फा की वैल्यू 0 होती है। जैसे इंसुलेटर, उन पर टेम्परेचर, उनके रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का कोई असर नहीं है, ना टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटेगा ना बढ़ेगा। ऐसे मटेरियल के लिए अल्फा की वैल्यू 0 होती है। ये रहा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल। अब दूसरा लिखिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ एलॉय। तो जितने भी एलॉय हैं, बहुत सारे तरह के एलॉय आप जानते हो। एलॉय का मतलब जो कई मटेरियल या कई मेटल से मिलके बनाए गए होते हैं, उनको एलॉय कहते हैं। जितने भी एलॉय हैं उनका भी जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करोगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। मेटल में भी यही होता है कि जितने भी मेटल हैं उनका टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर घटाते हो तो रेजिस्टेंस घटता है। और मैंने एलॉय में भी यही बात बताई कि जितने एलॉय हैं उनका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करोगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो यानी जो काम मेटल में है वही चीज़ एलॉय में है। लेकिन एक अंतर है, टेम्परेचर के साथ मेटल के रेजिस्टेंस में जो चेंज होता है, इंक्रीमेंट होती है या चेंज होता है, उसके कंपेयर में एलॉय में कम होता है। यानी जैसे मान लीजिए आपको एक मेटल दिया गया और एक एलॉय दिया गया, तो मेटल का भी टेम्परेचर आपने 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया और एलॉय का भी टेम्परेचर आपने 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया। दोनों के टेम्परेचर में सेम चेंज किया, मेटल के भी एलॉय के भी। तो आप पाएंगे कि मेटल का रेजिस्टेंस ज़्यादा चेंज हुआ है और एलॉय का रेजिस्टेंस चेंज हुआ है लेकिन कम हुआ है। यानी ड्यू टू इंक्रीज द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ एलॉयज इंक्रीजेस एंड ऑल्सो ड्यू टू डिक्रीज द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ एलॉयज डिक्रीजेस, बट द चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ एलॉय with temperature is always less than the change in metal। यानी मेटल में जो चेंज होता है उसके कंपेयर में कम होता है। सी लिखिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर। जितने भी सेमीकंडक्टर हैं, जैसे आप विशेष तौर पे नाम जानते हो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, तो जितने भी सेमीकंडक्टर हैं उनका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनका रेजिस्टेंस कम होगा, और यदि टेम्परेचर कम करोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। यानी सेमीकंडक्टर के लिए आप एक लाइन लिख सकते हो कि ड्यू टू इंक्रीज द टेम्परेचर the resistance of semiconductors decreases and due to decrease the temperature the resistance of semiconductors increases। यानी रेजिस्टेंस के साथ जो टेम्परेचर के साथ जो रेजिस्टेंस का बिहेवियर है सेमीकंडक्टर का,
वो मेटल और एलॉय से उल्टा है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटल और एलॉय दोनों का रेजिस्टेंस बढ़ता था, टेम्परेचर घटाने पर घटता था, लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में जब सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा, और जब टेम्परेचर कम करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ऐसा क्यों होता है, इसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देना बहुत उचित नहीं है, क्योंकि आपको इसके करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद हम खुद सेमीकंडक्टर पढ़ाएंगे और वहाँ पर आपको डिटेल ये बात बताई जाएगी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस क्यों कम होता है और टेम्परेचर कम करने पर सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस क्यों बढ़ता है। इसका डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन सेमीकंडक्टर चैप्टर में पढ़ाएंगे, इसलिए यहाँ हम टाइम वेस्ट करना उचित नहीं समझते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि मेटल के रेजिस्टेंस पर, एलॉय के रेजिस्टेंस पर और सेमीकंडक्टर के रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का क्या असर है ये बता दिया। एक छोटी सी बात, मान लीजिए हमने अभी बताया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल्स, एलॉय एंड सेमीकंडक्टर। एलॉय, मेटल और सेमीकंडक्टर के रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का क्या असर है, इसको हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन मान लीजिए कहीं आपसे पूछ दिया जाए कि मेटल, एलॉय और सेमीकंडक्टर के रेजिस्टिविटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। रेजिस्टिविटी, तो जो चीज़ हमने रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस का वेरिएशन जैसे बताया है, वैसे ही टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी का भी वेरिएशन होता है। यानी जितने मेटल हैं उनका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनकी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, घटाओगे तो घटेगी। जितने एलॉय हैं उनका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी, टेम्परेचर कम करोगे तो रेजिस्टिविटी कम होगी। बस ये है कि रेजिस्टिविटी में चेंज जो टेम्परेचर के साथ हो रहा है एलॉय के, वो मेटल के कंपेयर में कम होगा। और जितने सेमीकंडक्टर हैं उनका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। ठीक, तो एकदम रेजिस्टेंस वाला। और यदि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी निकालने को दिया जाए तो जो फार्मूला आप रेजिस्टेंस के लिए लिखेंगे वही फार्मूला यहाँ भी लिख लेंगे, बस रेजिस्टेंस की जगह रेजिस्टिविटी कर देगा। तो यदि एग्जाम में मान लीजिए या कहीं आपसे रेजिस्टेंस ना पूछ के रेजिस्टिविटी के बारे में क्वेश्चन किया गया तो सेम जैसे रेजिस्टेंस बताया वैसे ही आप सॉल्व करेंगे। अब इसमें छोटी छोटी दो चीज़ जरा मेंशन कर लेना। एक सुपर कंडक्टर या सुपर कंडक्टिविटी, एक और दूसरा थर्मिस्टर। थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ, इसका एक बढ़िया सा शॉर्ट नोट बना देना। अभी हमने बताया है कि जितने भी मेटल्स हैं उनका टेम्परेचर कम करोगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो मान लीजिए आपको कोई मेटल दिया गया, उसका आप टेम्परेचर कम करते जाइए तो निश्चित रूप से उसका रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। आप टेम्परेचर कम करते करते इतना कम कर दो कि उसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाए। तो जब किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है तो ऐसे कंडक्टर को हम सुपर कंडक्टर कहते हैं। ए कंडक्टर विच रेजिस्टेंस इज जीरो कॉल्ड सुपर कंडक्टर, और इस फेनोमेनन को हम सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। तो वे मटेरियल जिनका रेजिस्टेंस जीरो हो, वे मेटल जिनका रेजिस्टेंस जीरो हो, उनको सुपर कंडक्टर कहते हैं। और किसी मेटल के रेजिस्टेंस को जीरो करने की प्रक्रिया यानी सुपर कंडक्टर बनाने की प्रक्रिया को सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। अब इसमें सुपर कंडक्टिविटी का यूज बहुत सारे जगह है, इसको स्पेशली लिख लेना। तो जैसे सुपर कंडक्टर का स्पेशली यूज सुपर कंप्यूटर में होता है, फास्ट कंप्यूटर में, जो कंप्यूटर फास्ट चलाए जाते हैं उनमें सुपर कंडक्टर का हम यूज करते हैं। थर्मिस्टर, अभी मैंने बताया है कि मेटल का टेम्परेचर चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस चेंज होगा। थर्मिस्टर एक ऐसा डिवाइस है जिसके टेम्परेचर में यदि आप थोड़ा सा चेंज कर देते हो तो उसके रेजिस्टेंस में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। ये स्पेशल डिज़ाइन डिवाइस है,
बाकी किसी मटेरियल या डिवाइसेज में ये कंडीशन नहीं है कि उसका टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज करने पर उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा चेंज हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन थर्मिस्टर एक स्पेशल डिज़ाइंड डिवाइस है और इसकी खासियत यही है कि इसके टेम्परेचर में यदि थोड़ा भी चेंज कर दोगे तो इसके रेजिस्टेंस में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। और इसका विशेष तौर पर यूज़ इंडस्ट्रीज़ के थर्मल कंट्रोल यूनिट में किया जाता है। जैसे आप जानते हो जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं उनमें बॉयलर होते हैं और कभी कभी बॉयलर जिन मटेरियल के बने होते हैं उन मटेरियल की भी एक अपनी हीट कैपेसिटी होती है, हीट एब्जॉर्ब करने की एक क्षमता होती है। उस क्षमता से ज़्यादा यदि उनका टेम्परेचर हो जाए या ज़्यादा हीट दे दिया जाए तो ब्लास्ट कर सकते हैं। और आप जानते हो, ये समझते हो कि किसी इंडस्ट्री में लगा हुआ बॉयलर यदि फट गया तो सिर्फ विनाश ही हो। तो इसलिए हर बड़े इंडस्ट्री में एक थर्मल कंट्रोल यूनिट बनाई गई होती है जिसके इंजीनियर्स परमानेंट चेक करते रहते हैं कि टाइम के साथ, डे के साथ बॉयलर का टेम्परेचर कहीं बढ़ तो नहीं रहा है या कांस्टेंट बना हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई बॉयलर है और वो जिस मेटल का बना हुआ है उस मटेरियल का मैक्सिमम कैपेसिटी 2000 डिग्री सेल्सियस तक है, यानी 2000 डिग्री सेल्सियस तक उनका टेम्परेचर हो तो उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब 2000 ज़्यादा होगा तो ब्लास्ट कर सकते हैं, फट सकते हैं। और थर्मल कंट्रोल यूनिट लगातार उसका टेम्परेचर मेजर करता रहता है। अब लगातार यदि कांस्टेंट बना हुआ है तो कोई खतरा नहीं है, और यदि मान लीजिए डेली 1-2 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है तो पता नहीं कब 2000 डिग्री सेल्सियस पार कर जाए और वो फट जाए। तो वहाँ पर थर्मल कंट्रोल यूनिट में एक थर्मिस्टर लगाया गया होता है। तो ज्यों-ज्यों बॉयलर का टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस भी चेंज होगा, थर्मिस्टर के रेजिस्टेंस में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा और थर्मिस्टर अपने रेजिस्टेंस में बहुत ज़्यादा चेंज करके सूचना दे देगा कि बॉयलर का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो और भी इसके बहुत सारे यूज़ हैं, तो इन पर भी एक शॉर्ट नोट लिख लीजिए। इस चैप्टर में 2 हेडिंग और थी, रजिस्टर्स का सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन और एक कार्बन कलर कोड। ये दोनों इस साल रिड्यूस सिलेबस में यूपी बोर्ड ने बाहर कर दिए हैं, इसलिए रजिस्टर्स का सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ना है और कार्बन कलर कोड भी नहीं, कार्बन रजिस्टर जिसको आप कह सकते हो, कार्बन रजिस्टर भी नहीं पढ़ना है। तो इस लिहाज से यदि देखा जाए तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा चैप्टर लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक सेल। चैप्टर नंबर 2, इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, इससे पहली हेडिंग भी लिख लो, इलेक्ट्रिक सेल। अब अगले पार्ट में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रिक सेल क्या है, इलेक्ट्रिक सेल से रिलेटेड टर्म्स क्या क्या है, इनका यूज़ क्या है, और भी बहुत सारी बातें सेल के विषय में पढ़ेंगे। तो ये हम अगले वीडियो में या अगले पार्ट में इसकी पढ़ाई की जाएगी।